नमस्कार साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के इस सेशन में। यहां पे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कंसेप्चुअल भी होंगे। ये बेसिक टू एडवांस रहेगा। यहां पे इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, मॉडरेट भी और हाई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बोलते हैं ग्लास बिलोंग्स टू बीच ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। ग्लास ग्लास जो होते हैं वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर को फॉलो करते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। बोलता है सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लिक्विड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ना ये पूरी तरह से सॉलिड होते हैं, ना ही ये पूरी तरह से लिक्विड होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखें। लिखता है कि ग्लास इज अ अमरफस सॉलिड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ग्लास कैसे होते हैं। ग्लास अमरफस सॉलिड होते हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, सॉलिड में क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टिक टुगेदर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अच्छी होती है। लेकिन जब मैं ग्लास की बात कर देता हूं तो इनमें उतनी अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती हैं। और बोलता है ग्लास डज नॉट फॉलो द टिपिकल ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड से ये अच्छी तरह से ट्रांजिशन भी शो नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स लाइनिंग अप टू फॉर्म अ क्रिस्टल पैटर्न्स। तो क्रिस्टल की तरह पैटर्न तो इनमें बनता है और मॉलिक्यूल्स भी उस तरह से अरेंज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बेसिकली बात करूं कि हमने अभी तक पढ़ रखा है कि जो हमारा मैटर होता है उसकी मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो जनरली 3 होती हैं। क्या-क्या बोलेंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 5 हो जाती हैं, जिनमें कि हम चौथे की बात करते हैं, प्लाज्मा स्टेट आ जाती है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आ जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलता है कि इनमें से कौन सी सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल स्टेट होती है। ऑप्शन ये ए में दिया हुआ है प्लाज्मा स्टेट, बी में दिया हुआ है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कौन सा इसमें सही होगा? देखो अगर मैं बात करूं ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोनों के दोनों सुपर एनर्जेटिक होते हैं, दोनों के दोनों सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं प्लाज्मा स्टेट की बात करूं तो ये हाई टेम्परेचर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात कर देता हूं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो ये लो टेम्परेचर के ऊपर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्लाज्मा स्टेट की बात करें, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। ये कैसा मिक्सचर होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने को मिलते हैं और साथ में ही हमें आयंस भी देखने को मिलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। इनमें कैसे पार्टिकल होते हैं? सुपर एक्साइटेड, जो एक्साइट हो चुके हैं, साथ में सुपर एनर्जेटिक, जिनमें बहुत ही एनर्जी होती है। ठीक है। दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, और ये आयनाइज्ड गैसेस के रूप में देखने को मिलते हैं। आगे देखें। प्लाज्मा इज मेड बाय हीटिंग गैस। प्लाज्मा जो है वो गैस को हीट करने के बाद एट अ वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर, एंड सो दैट गैस मॉलिक्यूल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनके पास अपना कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। तो एग्जाम्पल भी दिया है, जो भी हमारे पास स्टार्स होते हैं उनमें ये प्लाज्मा पाया जाता है। आगे देखिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करेंगे। गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी आर लुक्ड अप टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। अब देखो वो गैसेस जो हैं लो डेंसिटी के ऊपर, या इनकी डेंसिटी जो हुआ है लो है, तो वो क्या करते हैं, क्या करेंगे, उनको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। इससे पहले हमने प्लाज्मा की बात करी थी, तो प्लाज्मा में हमें देखने को मिला था कि वहां पे हम हाई टेम्परेचर का प्रयोग कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर, तो एटम्स आर अनेबल टू मूव, एटम्स जो हैं वो मूव करने में सक्षम नहीं होते हैं और वो एक ही स्टेट में एक जगह स्थिर रह के एक स्टेट बनाते हैं। दे आर सुपर फ्लूइड एंड सुपर कंडक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या क्या कहते हैं इनको, इनको बोला कि सुपर फ्लूइड्स हैं और साथ में बोला कि ये क्या है, सुपर कंडक्टर है। क्या है भाई, सुपर कंडक्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा ये। देखो एग्जांपल लिखा है, हीलियम गैस की अगर मैं बात करूं और टेम्परेचर बोला है बिलो 2.17 केल्विन, इतने कम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी हीलियम गैस है वो बीईसी स्टेट दिखाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट अ कोवलेंट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से हमें कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बताना है। कौन सा है भाई इनमें से कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है? तो देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर देता हूं तो ये आयनिक कंपाउंड है, यानी कि ये आयन में टूट जाता है NaCl प्लस Cl नेगेटिव में। KNO3 की बात करूं तो ये K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में टूट जाता है। अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं, ये हमारा कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। और अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं CaSO4, तो ये भी टूट जाता है Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड बनते कैसे हैं, तो हमारे पास एक बात आती है कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। अब देखो अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या बोलेंगे, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप बोलेंगे सर 4 हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब कार्बन के पास में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये बंदे ढूंढेगा, ऐसे बंदे ढूंढेगा कि जो इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके, अपना भी इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और साथ में फिर जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो हमें एक बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन क्लोरीन के पास कितने होते हैं? आप बोलोगे सर इसके पास तो 5 होते हैं। इसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? क्लोरीन के पास 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? आप बोलोगे सर एक की। अब ये एक कहां से मिलेगा? अब ये शेयरिंग करेगा, इस इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। इसी तरह दूसरा जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो एक और क्लोरीन के साथ, तीसरा अगले वाले के साथ, और उसके बाद इस तरह से 4 क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ लग जाएंगे। और ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जहां पे दोनों दोनों के दोनों एटम जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं, इसको हम बोल देंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी ये दिया हुआ है कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवलेंट कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड बाकी के तीनों हैं जो कि इस तरह से टूटते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर इन अ बीकर, द बबल्स दैट इनिशियली राइज टू सरफेस आर कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ। जब हम प्योर वाटर को बॉइल करते हैं तो बबल्स हमें देखने को मिलते हैं कहां पे? सरफेस, सरफेस के ऊपर बबल्स देखने को मिलते हैं। ये बबल्स किसके होते हैं? बोलता है क्या एयर के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के होते हैं, या फिर वाटर वेपर्स के होते हैं? तो देखो आपने देखा ही होगा कि जब हम वाटर को बॉइल करते हैं तो वहां पे हमें वाटर वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बबल्स हमें देखने को मिलते हैं ये भी किसके होते हैं? ये भाई वाटर वेपर्स के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड द बबल्स इन द बॉइलिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। तो जो हमारे मॉलिक्यूल ऊपर आते हैं वो किससे बने हुए? इसी लिक्विड के तो होते हैं। विच हैव गेन्ड एनफ एनर्जी, तो एनर्जी अगर उन्होंने गेन कर ली तो क्या करेंगे? वो एक्साइट ही करेंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, एक्साइट करेंगे और गैसियस फेज में चेंज हो जाते हैं। दिस बबल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर वेपर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ये देखो, अगर आप सर्च करना चाहते हैं @TET टैट और TGT और PGT, टैट TGT PGT,
ये आप सर्च कर सकते हैं और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहां से भी आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा भाई, आपको पीडीएफ दी जाएगी और भी स्टडी मटेरियल जहां से भी हो पाएगा वहां से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, टीजीटी के ऊपर ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता है, डैश इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बेसिक रिपीटेटिव यूनिट कौन सी होती है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी क्रिस्टल जो है वो किससे बना हुआ होता है, रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है। और ये रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती हैं भाई, ऑप्शन में देखें, क्या ये मोनोमर होते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या ये यूनिट सेल होते हैं, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जब भी क्रिस्टल की बात करेगा, यानी कि यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेगा, यहाँ पे हमें यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। यूनिट सेल तो आपने देखा होगा कि इस तरह से अगर मैं एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह से यूनिट सेल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पे एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पे भी होते हैं, जिसको हम बीसीसी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें फेस के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स या बोलेंगे आयंस देखने को मिलते हैं। फिर हमें इसके एज के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करेंगे तो आ जाता है यूनिट सेल, बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहीं पे भी ये बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। करेक्ट अरेंजमेंट हमने चूज करनी है और अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे करनी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मिल्क दिया है, वुड दिया है, हाइड्रोजन दिया है। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क क्या है, आप बोलोगे सर ये तो लिक्विड है, बिल्कुल ठीक बात है, भी लिक्विड है। वुड की बात करेंगे तो भैया ये तो सॉलिड है, बिल्कुल ठीक बात है, सॉलिड है। हाइड्रोजन की बात करूंगा तो ये तो गैस है। अब हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा किस में होती है, आप बोलोगे सर सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्सेस होती है। उसके बाद लिक्विड की बात करें, लिक्विड में उससे कम होती है, यानी कि जो एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो कम होती है। और थर्ड वन की बात कर देता हूं तो वो गैस आ जाती है, जिनमें की सबसे कम। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास में क्यों होते हैं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं। और अगर गैस की बात करूंगा तो गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में आ जाएगा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये बन गया हमारा। जो भी आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन में भी यही बात की गई है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बीच में, और ये डिस्टेंस कैसे कम होता है, बढ़ता है, वो डिपेंड करता है कि एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और अगर मैं बात करूं गैसेस की तो उससे भी कम हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान से देखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात है। प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल। हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, अभी हमने ऊपर भी देखा था। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन स्टार ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। अब यहां पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, आगे देखते हैं। द प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब्स। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी आप नोट कर लेना कि प्लाज्मा स्टेट कहां पे, नियॉन बल्ब्स में। जो नियॉन बल्ब्स होते हैं साइंस के रूप में काम करते हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए, या कोई भी साइन हो सकता है, वहां पे हम प्लाज्मा स्टेट का यूज करते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद देखिए, सन एंड स्टार साइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। ये तो हमने एग्जांपल में भी देख लिया कि स्टार्स में क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट होती है। तो सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये साइन करते हैं किस वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, और एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो गैस को, तो सॉरी माफ करना, जो ब्राइटनेस देते हैं हमें। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था प्लाज्मा जो है वो बनता है जब हम उसके ऊपर हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। हाई टेम्परेचर जब हम उसके ऊपर लगाते हैं तो वो एक्साइट हो जाते हैं, तो प्लाज्मा फॉर्म बनती है। तो इसका बी बिल्कुल सही है, यहीं पे यहाँ पे लिखा होगा। प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट है मेटल की, अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद। प्लाज्मा इज सुपर हीटेड गैस,
सो इट्स इलेक्ट्रॉन गेट आउट फ्रॉम द एटम्स ऑर्बिट। अब ये एक्साइट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट से एक्साइट हो जाएंगे। इट इज ऑल ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, नॉट ड्यू टू हाई प्रेशर। चलें अगला प्रश्न देखें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सबसे कम किस में होती है? अभी हमने देखा सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, फिर गैस की बात करेंगे तो उससे भी कम। यहाँ पे प्लाज्मा दिया हुआ है, प्लाज्मा देखो गैस होता है नहीं है, या तो वो लिक्विड और गैस के बीच की स्टेट हो जाती है, ऐसा बोल देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गैसेस बिल्कुल सही रहेगा। इनमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सबसे कम, सबसे कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है सारी चीजें। तो देखो, पार्टिकल्स ऑफ गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। ठीक हो गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इज मैक्सिमम बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट? क्या बोल रहा है? ये बोला कि जब सॉलिड से डायरेक्टली कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट अंडर गोइंग लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में गए बिना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, सब्लिमेशन बिल्कुल ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस ही इसको कहेंगे। और सब्लिमेशन प्रोसेस के जितने भी एग्जांपल हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा हमारा सब्सटेंस है या कंपाउंड है जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। ठीक है। डिपोजिशन डिपोजिट होना, क्या डिपोजिट होना भाई? सॉलिड का जब हम वाटर को बॉयल करते हैं गैस बनती है और गैस जो है वो डिपोजिट हो जाती है, दैट इज डिपोजिशन। इवेपोरेशन आपको पता है, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वहां से गैस जो है वेपर्स के रूप में जाती है, उसको इवेपोरेशन प्रोसेस। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल कि हम देखते हैं कि जब भी सनलाइट वाटर के ऊपर पड़ती है तो वाटर वेपर्स के रूप में वो ऊपर चल जाते हैं, ऊपर जाके बादल बनते हैं, बारिश होती है, दैट इज इवेपोरेशन। और बॉइलिंग की बात करेंगे, जब भी हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, दैट इज बॉइलिंग। सब्लिमेशन, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखेंगे एक्सप्लेनेशन में भी यही बातें बोली हुई हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल एंड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बोला मैटर की स्टेट वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। और इसको चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। कैसे चेंज किया जा सकता है? टेम्परेचर को चेंज करके, ठीक है। और दूसरा हमने बताना है कि किसको चेंज करके हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। क्या डेंसिटी को, क्या प्रेशर को, क्या मास को, या फिर सॉल्युबिलिटी को? तो सॉल्युबिलिटी तो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड होती है। प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो हाई प्रेशर लगाएंगे या लो प्रेशर लगाएंगे, डिपेंड ऑन द। जैसे कि अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी क्या है? एक तो गैस है, लेकिन इसको क्या किया जाता है? प्रेशर, हाई प्रेशर के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तभी तो इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेशर। यही बात बोली है। मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। सॉलिड्स ऑन हीटिंग चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैसेस। ठीक है जी। इन सेम मैनर गैसेस ऑन कंप्रेशन मींस अप्लाइंग प्रेशर चेंजेस टू लिक्विड अगेन। जब हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है? वो लिक्विड में। गैस किस में चेंज हो गई भाई? लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है जी। चलिएगा, तो ये हमारे आज के सेशन के 10 क्वेश्चंस हो गए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में ही बात करूं तो और स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा। इसी सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।